वेलकम एवरीवन। आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे जो कल हमने पढ़ा था डीएनएस सर्वर के बारे में। तो कल हमने थ्योरी पढ़ा था डीएनएस का और आज हम उस थ्योरी को प्रैक्टिकली लैब के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने एक लैब सेटअप क्रिएट किया है। इसके लिए मैंने टोटल 5 सर्वर्स बनाए हैं, 5 वीएम्स बनाए हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। ये सारी की सारी वीएम जो है वो सेंटोस के ऊपर बेस्ड है। और कल हमने पढ़ा था डीएनएस सर्वर के बारे में। तो अगर हम थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करें कि डीएनएस सर्वर क्या होता है, तो हाई लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो डीएनएस सर्वर आपका होता है कि उसका बेसिक काम क्या होता है, वो हमारी लाइफ को इजी करता है। लाइफ इजी कैसे करता है कि आपको अगर मान लो आप डेली बेसिस पे अगर बहुत सारी वेबसाइट्स, ऑब्वियसली आप बहुत सारे वेबसाइट्स ब्राउज करते हो डेली बेसिस पे, आपको हर एक वेबसाइट का क्या कहते हैं आईपी याद करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो एक नंबर होते हैं और आईपी जो है होते हैं आपके, वो डायनामिकली कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। तो होता क्या है कि डीएनएस सर्वर क्या करता है, वो आपके बिहाफ पे एक डेटाबेस बनाता है। मतलब वो एक काइंड ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह क्रिएट करता है, जहां पे आपको जिस किसी का भी आईपी एड्रेस चाहिए होता है, आप उससे रिक्वेस्ट करते हो और वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो बेस्ट एग्जांपल डीएनएस का होता है टेलीफोन डायरेक्टरी। जैसे हमारे फोन के अंदर फोन बुक होती है जिसके अंदर हम नाम और फोन नंबर लिखते हैं। तो हमें अगर किसी को भी बात करना होता है, हम क्या करते हैं, उसके नाम के आगे जाते हैं और उस नंबर को डायल कर देते हैं। तो फोन बुक का पर्पस होता है आपको नंबर प्रोवाइड करना। ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है कि डीएनएस का काम होता है आपको सर्वर्स की आईपी देना। जिन सर्वर के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक का एग्जांपल हमने लिया था, चाहे वो गूगल का एग्जांपल लिया था, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो डीएनएस बेसिकली आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो डीएनएस से कि इस पर्टिकुलर नेम का एड्रेस क्या है। आप उसको नेम बताते हो जिसको कि हम बोलते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। किसी भी नेम को हम ऐसे नेम एज सच नहीं कह सकते कि मान लो मैंने बोला ए इज अ नेम, नहीं। ए इज अ नेम नहीं हो सकता है, हमेशा एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप जब नेम डालते हो, एफक्यूडीएन डिफाइन करते हो, तो आपका मेन होस्ट नेम होता है। ठीक है, मेन होस्ट नेम के बाद आपका सब डोमेन होता है डॉट के एक्सटेंशन के बाद। देन आपका अदर सब डोमेन भी हो सकता है, देन आपका ग्लोबल डोमेन हो सकता है लाइक डॉट कॉम और डॉट आई एन और डॉट जीओवी। उसके बाद क्या होता है, देन आपका होता है क्या कहते हैं रूट, दैट इज डॉट। तो ये होता है कंप्लीट एड्रेस। तो कोई भी एड्रेस जो इस फॉर्मेट में होता है उसको हम कंप्लीट एफक्यूडीएन कहते हैं। अदरवाइज अगर कोई एड्रेस इस फॉर्मेट में नहीं होता है तो हम उसको एफक्यूडीएन नहीं कह सकते और वो डीएनएस रेजोल्यूशन में नहीं जाता है। अब डीएनएस रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप डीएनएस सर्वर से क्वेश्चन पूछते हो। आप डीएनएस सर्वर से ये पूछते हो कि इस पर्टिकुलर एड्रेस नाम का आईपी एड्रेस क्या है, वो आपको आंसर देता है। ये हमने हाई लेवल पे थ्योरी में पढ़ा था। आज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 5 नोड्स बनाए हैं, 5 वीएम्स बनाए हैं, 5 डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स। यहाँ पे ये हमारा क्लाइंट है। इस क्लाइंट का काम क्या होगा, ये क्वेरी करेगा, ये डीएनएस से क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, मुझे इसकी आईपी बताओ। 2 डीएनएस बनाए हैं मैंने, मास्टर एंड स्लेव। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है ये, कि आपका अगर एक डीएनएस डाउन हो जाता है तो उस केस में आपका क्या कहते हैं कि रेजोल्यूशन बंद हो जाएगा। रेजोल्यूशन बंद हो जाएगा मतलब कि आपको आईपीज नहीं मिलेंगी। अगर आपको आईपीज नहीं मिलेंगी तो आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलरली आप सोचो कि अगर आपका फोन बुक ना चले तो आप कैसे किसी को क्या कहते हैं कॉल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपको नंबर मेमोराइज किया भी होगा तो आप हार्डली 1 या 2 नंबर मेमोराइज कर सकते हो, आप सारे नंबर मेमोराइज नहीं कर सकते डेली बेसिस पे। तो इसलिए डीएनएस सर्वर का कॉन्टिन्यूसली चलना बहुत जरूरी है और इसके लिए डीएनएस जो है वो हमेशा मास्टर और स्लेव की कॉन्फ़िगरेशन में चलता है। मास्टर क्या करता है, मास्टर हमेशा आपका प्राइमरी नोड होता है और वो एक्टिव होता है। स्लेव्स जो होते हैं वो मास्टर के साथ रेप्लिकेशन करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। जो भी मास्टर के पास कॉन्फ़िगरेशन होती है स्लेव के पास भी होती है वो, और एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद उसको सिंक्रोनाइज करता है अपने मास्टर के साथ। और कभी भी मास्टर अगर डाउन होता है तो स्लेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो ट्रैफिक को केटर करना शुरू करे, वो आंसर देना शुरू करे। तो ये मास्टर स्लेव का एक पेयर होता है। इसके बाद ये हमारा डेस्टिनेशन सर्वर है जहां पे हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सर्वर लिए हैं, डेस्टिनेशन सर्वर 1 एंड डेस्टिनेशन सर्वर 2। तो ये टोटल 5 वीएम्स हैं जिनके ऊपर हम प्रैक्टिकली आज काम करके देखेंगे। अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप अपने लैपटॉप के ऊपर बनाना हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर एक ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स डालें। उस ओरेकल के वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आप मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक सेशन दिया हुआ है। आप उसको क्या कहते हैं रेफर कर सकते हैं उसको, सेशन को जाके यूट्यूब के ऊपर।
अब आपको क्या करना है, ये 5 VMs हैं और इन 5 VMs को मैंने सिर्फ 500 MB रैम दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक VM में सिर्फ 500 MB रैम है और एक सिंगल CPU है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 CPU और क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 GB रैम के अंदर मेरा पूरा 5 नोड का सेटअप चल रहा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसके अंदर दिखाता हूँ। ये हमारा पुट्टी होता है, ठीक है, ये पुट्टी सेशन होता है जिसके ऊपर आप कि नोड के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये मेरी क्लाइंट नोड है। क्लाइंट नोड पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं पुट्टी क्लाइंट आप यूज करेंगे, उसमें आप आईपी देंगे अपने सर्वर की, जिस भी मशीन को आप कनेक्ट करना चाहते हैं। देन उसके बाद वो आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद आप अपनी मशीन पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक लाइनक्स की मशीन है। लाइनक्स की मशीन के कुछ बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ आपको कि अगर आपको कभी भी मशीन का नाम चेक करना हो तो आप यूनेम हाइफन ए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये मशीन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसको करने से पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, जो कॉन्फ़िगरेशन हम आज के लैब के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपका क्या कहते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है लैब सेटअप के बारे में। तो ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि हम इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। जो क्लाइंट है मेरा, क्लाइंट को मैंने जो एफक्यूडीएन दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये एफक्यूडीएन है। एफक्यूडीएन मतलब फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है, जिसमें आप अपना मशीन का नाम, देन आपका डोमेन का नाम, देन आपका अगर कोई और डोमेन है, देन ग्लोबल डोमेन एंड देन फॉलोड बाय डॉट, और ये आपकी मशीन की आईपी होती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एफक्यूडीएन है और आप उसकी आईपी जानना चाहते हैं तो वो रिजोल्यूशन आपका डीएनएस सर्वर करता है। यहाँ पे हम बाइंड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइंड एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो यूनिक्स बेस्ड फैमिली के लिए बनाया गया है। तो यूनिक्स या लाइनक्स मशीन्स के ऊपर आप बाइंड को आसानी से चला सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं बट हम उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बाइंड के बारे में करके दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये कैसे हम अचीव करते हैं। तो इसके लिए जो मेरी क्लाइंट मशीन है उसका जो फुल नेम है, फुल नेम मतलब कि एफक्यूडीएन client.krishna.lab.com। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके का नाम आपको इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा, राइट। आपको client.krishna.lab.com, आपको ज्यादा जनरली जो फेमस यूआरएल्स कैसे होते हैं, facebook.com, google.com। तो डेट मीन्स कि ये एक प्राइवेट वेबसाइट, मतलब नॉट वेबसाइट, ये प्राइवेट डोमेन है। और ये जो हम आपके सामने जो लैब करके दिखा रहे हैं, ये बेसिकली एक प्राइवेट लैब है। प्राइवेट इन द सेंस कि इंटरनेट के ऊपर पब्लिश नहीं है। अगर आप .com, अगर आप गूगल पे जाके इस तरीके का एड्रेस ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये चीज मैं रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ ग्लोबल डोमेन के साथ। जो आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं उनके साथ मैंने इंटीग्रेट नहीं किया अपने बाइंड सर्वर को, इसलिए ये जो रेजोल्यूशन करेगा ये एक लोकल रेजोल्यूशन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सारे जितने भी डिवाइसेस है मेरे, टोटल 5 डिवाइस है। क्लाइंट, मास्टर डीएनएस, स्लेव डीएनएस, डेस्टिनेशन सर्वर 1, डेस्टिनेशन सर्वर 2। तो डेस्टिनेशन सर्वर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन सर्वर जैसे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का होस्ट नेम है, कंप्लीट एफक्यूडीएन है, आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन सर्वर 1 krishna.lab.com। दूसरा है आपका डेस्टिनेशन हाइफन सर्वर 2 krishna.lab.com। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये इनकी आईपी है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं अपने इस क्लाइंट मशीन से इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच करना चाहता हूँ, बट मुझे इसकी आईपी नहीं पता है, ठीक है। तो मेजर यूज केस क्या है कि मेजर यूज केस ये है कि ये मेरा क्लाइंट मशीन है, ये मेरा मास्टर डीएनएस है, ये मेरा स्लेव डीएनएस है। अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। मैं आपको ये सारा करके दिखाऊंगा। मैं जस्ट आपको अभी एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन इज दैट कि ये मास्टर डीएनएस नोड होगा, ये मेरा स्लेव डीएनएस होगा, ये मेरा डेस्टिनेशन नोड होगा, ठीक है। ये मेरा डेस्टिनेशन 1 है। तो 2 डेस्टिनेशन है मेरे पास, ठीक है। इस डेस्टिनेशन की जो आईपी है, अगर आप आईपी चेक करना चाहते हैं लाइनक्स मशीन में तो आपको लिखना होता है IPAS, तो इससे आपको आईपी पता लग जाती है। तो यहाँ पे आपको आईपी दिखेगी कि इस मशीन की जो आईपी है वो 192.168.1.10 है। इस मशीन की अगर आप आईपी चेक करेंगे तो आईपी एड्रेस शो में आपको मिलेगा 192.168.1.11। तो बेसिकली ये मेरे 2 क्लाइंट हैं, 2 क्लाइंट्स हैं जिनको कि मैं रीच, सॉरी सर्वर है जिनको मैं रीच करना चाहता हूँ, 10 एंड 11। और मेरी जो अपना आईपी है अगर आप देख सकते हैं दैट इज 192.168.1.2। तो ये हमारा मेन यूज केस है। ये दोनों हेल्पफुल नोड है जो हमें यहाँ तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। अब सबसे पहला काम ये होता है कि आपको सारे नोड्स के बीच में आईपी कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना चाहिए। आपके अगर नोड्स आपस में पिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपको आंसर तो मिल जाएगा लेकिन आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, बिकॉज आपके पास फिजिकल कनेक्शन नहीं है।
जैसे कि हम बोलते हैं इंटरनेट, तो बेसिकली आपके पास इंटरनेट नहीं है। तो सबसे पहले आपको इनको आपस में नेटवर्क पे ज्वाइन करना पड़ेगा। नेटवर्क पे कैसे ज्वाइन करते हैं वो आप क्या कहते हैं मेरे पुराने उसमें देख सकते हैं कि जब हम वीएम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम दो इंटरफेस बनाते हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे जो सबनेट है, अब आपको एक चीज और बता देता हूँ इसके साथ साथ सबनेट का कॉन्सेप्ट। सबनेट बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा सबनेट के बारे में। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये मेरी आईपी है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि 1.0/24, इस तरीके से सबनेट डिफाइन किया जाता है। सबनेट बेसिकली क्या करता है, आपके जो आईपी रेंज होते हैं उनको डिवाइड कर देता है छोटे से नेटवर्क के अंदर। मतलब कंप्लीट एड्रेस बड़े एक नेटवर्क को एक छोटे से नेटवर्क में डिवाइड किया जाता है, इसीलिए इसे सबनेट कहते हैं। अब होता क्या है कि आप जो ये /24 लिखते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही ये आगे डिसाइड करता है कि इसका स्टार्टिंग रेंज क्या होगा और इसका एंड रेंज क्या होगा। किसी भी सबनेट के अंदर पहली जो आईपी होती है, सबसे पहली आईपी और सबसे लास्ट आईपी, इन दो आईपीस को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा आप -2 कर सकते हैं, इसके अलावा आप आईपीस को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा सबनेट है वो 192.168.1.0 है। तो ये जो सारी आईपीज हैं ये अभी इस समय फिलहाल एक ही सबनेट के अंदर है, तो इसलिए मुझे बाहर किसी गेटवे वगैरह की जरूरत नहीं है और मैं इसी से इजिली इनको रीच कर सकता हूँ, ठीक है। सर यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, इसकी आईपी है, इसकी आईपी 2 है, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे सबसे पहले तो पिंग चेक करना है। पिंग करना है मुझे सारे आईपीस को जितने भी मैं अपने टेस्ट के लिए यूज करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने सबसे पहले जैसे क्लाइंट की आईपी बनाई, तो ये मेरी आईपी पिंग हो रही है, दैट मीन्स आई हैव फिजिकल कनेक्शन। 11 पिंग हो रहा है, देन मैं 100 पिंग करूंगा जो कि मेरा डीएनएस बनेगा। 101 में पिंग करूंगा जो कि मेरा स्लेव डीएनएस बनेगा। तो सबसे पहले आपका सारे वीएम्स के बीच में आईपी कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब आपका आईपी कनेक्टिविटी हो जाता है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं डीएनएस सॉफ्टवेयर। अब डीएनएस सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए मुझे, डीएनएस सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली मैं इंस्टॉल करूंगा मास्टर एंड स्लेव डीएनएस में। तो मुझे मास्टर नोड के अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसके अंदर डीएनएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब डीएनएस इंस्टॉल करने के कई तरीके होते हैं, नॉट ओनली डीएनएस, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे आप विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो आप क्या करते हो, आप गूगल पे जाते हो, उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हो, उसकी exe फाइल डाउनलोड करके आप क्या करते हो, आप अपना सिंपली इंस्टॉल कर देते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप विंडोज के स्टोर पे जाते हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर, और वहां जाके आप क्या करते हो, वहां पे आप अपने एप्लीकेशन को सर्च करते हो और वहां से आप इंस्टॉल करते हो। तो डेट मीन्स कंप्लीट जीयूआई बेस्ड है। बट लाइनेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। लाइनेक्स में आपको यूज करना पड़ता है एक कमांड जिसको बोलते हैं यम। यम आप क्या करते हो, यम जब आप कमांड चलाते हो तो ये बेसिकली रेपोजिटरी मेंटेन करता है। अब रेपोजिटरी में क्या होता है कि मेरे इस सर्वर के अंदर, ठीक है, अगर मेरे पास ऑलरेडी बाइंड का सॉफ्टवेयर पैकेज पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपने ऑटोमेटिक पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तब तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, उसको डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो, यम इंस्टॉल और आप उस पैकेज का नाम डाल दो। या आप लिख सकते हो rpm-ivh। rpm-ivh भी एक इंस्टॉलेशन का तरीका होता है। यम इंस्टॉल और पैकेज का नाम भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आती है, देन आपको बाइंड का सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा, बाइंड का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा इंटरनेट पे। अब आपको अपने वीएम को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहली जो जरूरत है आपके पास, इस सर्वर को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इंटरनेट से अगर आपको कनेक्ट करना है, तो अगर मान लो कि मैं अभी देखता हूँ ping.google.com, तो आप देखो मैं पिंग कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरे इस वीएम का इंटरनेट से कनेक्शन है। इंटरनेट से कनेक्शन है का मतलब क्या है कि मैं अपने इस वीएम से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकता हूँ और मुझे जो भी पैकेजेस चाहिए मैं डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे ला सकता हूँ। तो ये सबसे जरूरी है। पर अब क्वेश्चन ये है कि आप देखो, अब ये डीएनएस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, पिंग google.com। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं google.com, लेकिन जब आप CLI पे जाके जब देखोगे ना, आप अपने विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जाके देखोगे, तो आपको मिलेगा कि पिंग जब आप करते हो तो एक्चुअली वो एक आईपी को पिंग करता है। मतलब कि google.com तो जस्ट एक नाम है, आप google.com को पिंग नहीं करते हो, आप बेसिकली आईपी को पिंग करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आईपी आपको दिख रही है, तो दैट मीन्स कि ये जो वीएम है ऑटोमेटिकली किसी न किसी डीएनएस से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि इस वीएम में ऑलरेडी एक डीएनएस चल रहा है और वो डीएनएस क्या कर रहा है, वो मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करा रहा है। तो अभी मैं वो चेक कर सकता हूँ कि वो डीएनएस क्या है। अब मैं जाता हूँ मोर etc result.conf। ये फाइल क्या करती है, इस फाइल के अंदर आप एक एंट्री करते हो जिसका नाम होता है नेम सर्वर, और ये होता है आपका आईपी। तो बेस ये आपका आईपी है डीएनएस का। तो ये मेरा डीएनएस आईपी है जिसकी हेल्प से मैं इंटरनेट पे जा पा रहा हूँ। आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको हैश कर देता हूँ, हैश का मतलब होता है इसे स्टॉप करना। तो अगर मैं इसे हैश कर देता हूँ, ठीक है, इसको इंसर्ट मोड में जाके मैंने हैश कर दिया,
तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको हैश किया है, अब आप अगर इसको देखोगे मोर में तो आपको यहाँ पे क्या कहते हैं हैश दिखेगा। अब अगर मैं पिंग करता हूँ google.com, तो अब आप देखो ये कह रहा है नेम और सर्विस नॉट नोन, मतलब कि इसको नहीं पता है कि आईपी क्या है इसकी। तो ये डीएनएस से मेरा कनेक्शन टूट गया। डीएनएस से कनेक्शन टूट गया तो मतलब ये कि मेरा इंटरनेट से कनेक्शन टूट गया। क्यों? क्योंकि हम तो हमेशा google.com लिखते हैं, हम तो आईपी यूज नहीं करते। अगर मान लो मैं लिखता हूँ पिंग और मुझे अगर आईपी पता होती गूगल की, तो मैं डायरेक्टली आईपी लिखता और ये आईपी पिंग होती। तो दैट मीन्स कि मैं स्टिल इंटरनेट से तो कनेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज मुझे आईपी नहीं पता ना किसी की भी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि google.com होता है, मुझे नहीं पता बैकएंड में वो क्या आईपी यूज करता है। तो अगर मुझे आईपी पता है तो मैं डायरेक्टली इंटरनेट चला सकता हूँ, बट ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है। और ये मैंने आपको दिखाया कि इस फाइल के अंदर जैसे ही मैं इसको हैश करता हूँ, मेरा डीएनएस सर्वर बंद हो जाता है। ये वो डीएनएस है जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अनहैश कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया और उसको सेव करके बाहर निकलता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये अनहैश दिखेगी ये लाइन। ये पर्टिकुलर लाइन आपकी अनहैश है, दैट मीन्स कि अभी मेरे को डीएनएस जो है वो कनेक्टेड है। तो अब अगर मैं लिखता हूँ google.com, तो आप देखो मुझे आईपी आ गई। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको अब जो आईपी मिली है, देखो 142.250.77.206। पिछले वाले केस में आपको जो आईपी मिली थी 142.250.193.14। तो इसका मतलब ये है कि इसकी आईपी हमेशा बदलती भी रहती है। तो इसलिए आप कभी भी एक आईपी को याद भी कर लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो आईपी कभी भी चेंज हो सकती है, या हो सकता है उनकी उसी एक पर्टिकुलर गूगल की बहुत सारी आईपीज हो। तो इसलिए डीएनएस का इतना इंपॉर्टेंस होता है। अब हम डीएनएस इंस्टॉल करते हैं तो क्या करना होता है हमें, यम लिस्ट बाइंड एक सॉफ्टवेयर है जो यूनिक्स मशीन में यूज होता है डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ लिस्ट। लिस्ट का मतलब वो सिर्फ ये क्या करता है, ये ऑनलाइन रेपोजिटरी होती है। आप जैसे ही लिखते हो यम लिस्ट बाइंड, और उसके बाद एक और पैकेज लगता है जिसका नाम होता है बाइंड हाइफन यूटिल्स, ठीक है, यूटिलिटी। तो बेसिकली क्या होता है कि बाइंड तो आपका सर्वर होगा, और बाइंड के अलावा कुछ जो आपको कमांड चलानी होगी, एनएस लुकअप और बहुत सारी टूल्स होते हैं, वो टूल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं यूटिलिटी में। तो आप करोगे यम लिस्ट। तो जैसे ही आप करते हो यम लिस्ट, तब आपको यहाँ पे दिखेगा पैकेज का नाम, कि ये पैकेज अवेलेबल है। अवेलेबल इन द सेंस कि ये पैकेज आपको अवेलेबल है और आप इस पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट की जगह आपको लिखना है यम इंस्टॉल। तो आप लिखोगे यम इंस्टॉल बाइंड एंड बाइंड यूटिल्स। तो अभी ये क्या करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। तो पूछेगा आपसे कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो, यस डू यू वांट टू डाउनलोड। तो मैं बोलूंगा यस। तो अगर मैं बोलता हूँ यस, तो वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेगा। तो अब आप देखो ये क्या कर रहा है, ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। ये बेसिकली बाइंड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है मेरे इस वीएम के अंदर। तो अभी आप देखोगे इंस्टॉल्ड बता रहा है। अभी मैं दोबारा लिस्ट करता हूँ तो अब यहाँ पे क्या करता है, ये इंस्टॉल्ड के अंदर दिखाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों सॉफ्टवेयर मेरे इंस्टॉल हो गए हैं। ये दो बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको बाइंड के लिए चाहिए होते हैं। ऐसा ही सेम आप यहाँ भी करोगे स्लेव नोड के अंदर भी। यहाँ भी आप करोगे यम लिस्ट, सबसे पहले हम लिस्ट करेंगे बाइंड, और दूसरे पैकेज का नाम है बाइंड हाइफन यूटिल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो पैकेजेस अवेलेबल हैं। फिर आप लिखोगे इंस्टॉल। अब देखो, आप अगर डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, आपको लगता है यार ये बार बार मुझसे क्यों पूछता रहता है यस नो, तो आप यहाँ लिख दो यस। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट यस। तो अब वो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा। देखो, इसने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, इसने डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया। तो अब देखो ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। ठीक है, ये इसने पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए। तभी आप अगर लिस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंस्टॉल के अंदर। तो इस तरीके से हम बाइंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो बाइंड सॉफ्टवेयर तो मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो जो बाइंड का जो डेटाबेस होता है, देखो आप याद करो जब हम बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि डेटाबेस होता है, राइट। उस डेटाबेस के अंदर वो एंट्रीज मेंटेन करता है। तो अब वो डेटाबेस कहाँ होता है, ये बेसिकली फाइल डेटाबेस होता है। फाइल डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि ये फाइल के अंदर डेटाबेस राइट करता है अपना। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होती है। जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको एक फाइल मिलेगी। तो आप ls-l करोगे etc named.conf। तो आपको यहाँ पे एक फाइल दिखेगी जिसका नाम है named.conf। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इसी के अंदर आप अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करते हो बाइंड की। नेम मतलब डीएनएस की, बाइंड का मतलब डीएनएस। अब देखो इस पे आप सबसे पहले पूछता है कि ये पोर्ट नंबर 53 पे चलता है।
बाइंड डीएनएस का पोर्ट हमेशा 53 होता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि डीएनएस का पोर्ट नंबर बताओ, तो डीएनएस जो है हमेशा पोर्ट नंबर 53 पे काम करता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे इसमें एक ऑलरेडी पड़ा हुआ आईपी। अब मुझे क्या करना होता है, इसमें इंसर्ट करता हूँ और अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईपी। किसका आईपी लिखना पड़ेगा? इस सर्वर का, जिसको कि मैं जिस पोर्ट जिसके ऊपर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। कनेक्ट इन द सेंस कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये आईपी सबको दिखे। तो मैंने बोला 192.168.1.100, ये 100 आईपी होगी मेरे मास्टर डीएनएस की। इसके बाद ये बोलता है आपको IPv6 पे भी चलाना है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे IPv6 नहीं चलाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको हैश कर दिया। जिस चीज को नहीं चलाना है उसको हैश कर देना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे तो ये बता रहा है कि इसकी डंप फाइलें यहाँ जाएंगी, स्टैटिक फाइल्स यहाँ जाएंगी, और ये आपका रिकर्सिंग फाइल्स यहाँ रखेगा। मतलब ये इसकी अपनी फोल्डर है जहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन रखेगा। अब ये कुछ सेक्शन आता है जिसमें कहता है अलाउ क्वेरी। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि डीएनएस वैसे बेसिकली तो सभी के लिए ओपन होता है। जैसे आपने मान लो सिर्फ आईपी लिखा और आपका कनेक्ट हो गया, बट होता क्या है कि आप अगर ऐसे बाय डिफॉल्ट किसी को भी क्वेरी करना अलाउ करते हो तो आपका जो सर्वर होता है वो बड़े ही आसानी से हैकिंग का शिकार हो सकता है। तो आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इन्होंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि अगर आप अपने डीएनएस सर्वर को पब्लिक आईपी देते हो, पब्लिक मतलब कोई भी पब्लिक कनेक्ट कर सकता है, तो आपको सबसे पहले क्या कहते हैं, या तो ऑथोरिटेटिव सर्वर है, अगर आपका ऑथोरिटेटिव नहीं है रिकर्सिव है। रिकर्सिव क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था। ऑथोरिटेटिव एंड रिकर्सिव क्या होते हैं? रिकर्सिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्वर जिससे आप सवाल पूछोगे और उसके बाद वो आपको आंसर ला के ही देगा। अब उसके आगे उसको किसी और से पूछना पड़ता है तो वो आपको रेफर नहीं, आपको मना नहीं करेगा, वो खुद जाके रेफर करेगा किस किस सर्वर डीएनएस के पास जाना है, और फिर वो आपको फाइनली एक आंसर ला के देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े ही आसानी से ऐसे जो डीएनएस होता है सॉफ्ट शिकार होते हैं किसी भी हैकर का। अगर कोई हैकर उसको कोई ऐसी क्वेरी दे दे, कोई ऐसा आईपी मतलब एक ऐसा एड्रेस पूछे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वो क्या करेगा, वो अननेसेसरी लूप में चला जाएगा, और आप अगर ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट दोगे तो आपका डीएनएस सर्वर बैठ जाएगा। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अगर आप रिकर्सिव सर्वर बना रहे हो, जो कि हम बना रहे हैं, हम लोकल सर्वर रिकर्सिव सर्वर होता है। तो अगर आप रिकर्सिव बना रहे हो तो आप उसको, अगर आप इनफैक्ट अगर आप उसको पब्लिक आईपी देते हो, पब्लिक आईपी का मतलब ये होता है कि कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो इन दैट केस आपको जो क्वेरीज होती हैं वो लिमिट कर देनी चाहिए। क्वेरी लिमिट का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेरीज आप कर सकते हो किसी भी सर्वर के साथ। तो मान लो आपने अगर गलत क्वेरी भेजी या कितनी भी भेजी, तो आप 5-10 कुछ लिमिट लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका डीएनएस सर्वर सेफ रहता है। बट हमारे केस में क्या है कि हम प्राइवेट डीएनएस बना रहे हैं। प्राइवेट डीएनएस का फायदा क्या है कि ये बाहर से बात ही नहीं करता है, बाहर एक्सटर्नल इंटरनेट या वर्ल्ड को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई डीएनएस सर्वर भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। इस अलाउ क्वेरी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिमिट करना है। तो लिमिट में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे मेरे साथ क्वेरी कौन कौन कर सकता है। तो मैंने सिर्फ अपने सबनेट को अलाउ किया है। सबनेट मतलब कि जो मेरा सबनेट है, नेटवर्क है, मैंने उसको अलाउ किया। तो 192.168.1.0/24, और इसका एक फॉर्मेट होता है, आपको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते हो कि कौन कौन आपसे सवाल पूछ सकता है, किसको आप ऑथराइज कर रहे हो। तो मैंने इस सबनेट को अलाउ कर दिया, तो इस सबनेट में जितने भी सर्वर्स होंगे वो सब सर्वर इसके साथ क्वेरी कर सकते हैं। अब आप यहाँ नीचे आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है जोन का। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले से बना के रखा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या करना है कि आपको सबसे पहले वो क्या करना है, आपको पास जैसे मान लो रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट क्या आएगी, क्लाइंट डॉट, मान लो वो क्या पूछ सकता है कि क्लाइंट डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम की आईपी क्या है, या मास्टर हाइफन डीएनएस डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम की आईपी क्या है। डेस्टिनेशन पे वो जाना चाहता है तो डेस्टिनेशन पूछेगा डेस्टिनेशन हाइफन सर्वर वन डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम की आईपी क्या है। तो दैट मीन्स कि हर एक केस में अगर आप देखोगे तो ये जो डोमेन है ये फिक्स है, राइट, ये एरिया फिक्स है। सिर्फ यहाँ वाला एरिया ही बदल रहा है, मतलब कि आईपीस जो है वो सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर के लिए चेंज हो रही है। तो ये डोमेन फिक्स है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जोन, कि आपको जो रिक्वेस्ट आएगी वो किस जोन की आएगी। तो आपको रिक्वेस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल सॉरी, यहाँ पे आप देखो कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम की आ रही है, तो ये हो गया आपका एक जोन। जोन मतलब एक एरिया हो गया। और ये पूछता है कि नोड कौन सी है, मास्टर नोड है। फिर ये पूछता है कि आप एक फाइल क्रिएट करोगे जो आपकी बेसिकली टेबल होगी, मैपिंग जिसे कहते हैं। उस फाइल का नाम क्या होगा, फॉरवर्ड डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम। और ये पूछता है अलाउ अपडेट की, क्या आप किसी को अलाउ करना चाहते हो। अलाउ अपडेट का मतलब आप इसको नन कर दोगे। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप एक और जोन फाइल क्रिएट करोगे। अब आप जोन फाइल उल्टा एक रिवर्स जोन बोलते हैं। रिवर्स जोन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल बताया नहीं था, मैं आपको अब बताता हूँ, बिकॉज आई थॉट कि वो राइट टाइम नहीं था आपको उस चीज के बारे में बताने के लिए। क्या होता है कि आप कहते हो कि मेरे पास एक एफक्यूडीएन है और मैं उसकी आईपी चाहता हूँ, दैट इज द जनरल सिनारियो। बट कभी कभी क्या होता है ना, उल्टा भी होता है। जैसे आप ट्रू कॉलर पे देखते हो ना कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ऐसे ही अगर क्लाइंट ये कहता है कि ये आईपी का नाम क्या है, तो उस केस में उसको बोलता है रिवर्स क्वेरी, रिवर्स लुकअप। फॉरवर्ड लुकअप में क्या होता है कि आप नाम देते हो और आप उसकी आईपी पूछते हो। रिवर्स में आप क्या करते हो, आप आईपी देके पूछते हो कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इसलिए हम एक रिवर्स लुकअप जोन भी क्रिएट करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि क्लाइंट क्या कर चाहेगा। वो हो सकता है वो रिवर्स क्वेरी भी मारे, तो इसके लिए हमें दोनों जोन क्रिएट करना पड़ता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। अब रिवर्स का होता क्या है ना, रिवर्स का लॉजिक भी जो लिखा जाता है ना, वो भी उल्टा ही लिखा जाता है। कैसे? अब आपको देखो, जो आईपीज आएंगी वो किस रेंज से आएंगी, इसी सबनेट से आएंगी जो सबनेट हमने अभी डिफाइन किया है। ठीक है, इस क्लाइंट के लिए यही यही इस नेटवर्क का सबनेट है। तो इसका मतलब है 192.168 डॉट। अब इसके आगे चाहे मेरा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो इसको मुझे लिखना होता है रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, ये होता है 192.168 अब इसके आगे मेरा चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, और हमें यहाँ बताना पड़ता है। फिर ये मैंने आपको मास्टर, ओके, मैंने आपको मास्टर का स्लेव का कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया। ये मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे सेम चीज है, सेम स्लेव पे भी करना होता है। reverse.krishna.lab.com। अब reverse.krishna.lab.com का मतलब क्या है, ये एक फाइल है जो बेसिकली रिवर्स इंफॉर्मेशन रखेगी। तो जैसे आप फॉरवर्ड मैपिंग करते हो, वैसे ही आपको एक रिवर्स मैपिंग करनी होती है। तो आपको ये जो पार्ट है ये कॉपी करना पड़ेगा और ये आपको डालना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर। तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप सेव करोगे और इससे आप बाहर आ जाओगे। तो ये आपने फाइल क्रिएट कर दी, आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, named.conf। अब इसमें आप देखोगे तो आपने यहाँ पे दो जोन क्रिएट किए हुए हैं। अब इन जोन्स में क्या होता है, आपने यहाँ पे लिख तो दिया ये फाइल नेम forward.krishna.lab.com, बट ये फाइल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, आपने अभी तक ये फाइल बनाई नहीं है। तो आपको ये फाइल बनानी पड़ेगी। तो ये फाइल आप कहाँ बनाते हो, ये फाइल आप बनाओगे where named। where named एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपके इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो वी आई आप कर सकते हो, वी आई एडिटर होता है, जैसे नोटपैड प्लस होता है हमारे विंडोज के अंदर, ऐसे ही। तो वी आई एंड देन फाइल नेम, तो ये आपका आ गया। अब आप इंसर्ट मोड में जाओगे, अब आपको यहाँ पे लिखना होगा मैपिंग। ये होती है एक्चुअल मैपिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट है डीएनएस का। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में तो यार एक सिंपल कमांड लिखते हो, हम इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सबसे क्रिटिकल काम होता है। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन गलत है तो आपका डीएनएस नहीं चलेगा। अगर आप गलत मैपिंग करोगे तो आपको गलत आंसर मिलेगा। तो इसके अंदर आप समझो क्या होता है, यहाँ से एंट्री शुरू होती है। टीटीएल होता है टाइम टू लिव, कि ये कितने देर तक इसका कैशे रहेगा और कितने देर के बाद इसका कैशे अपडेट होगा। तो इस पर मैंने जैसे लिख दिया 1 डे, 1 डी। तो एक दिन के बाद मेरा क्या होगा, कैशे जो है वो अपडेट होगा। तो आफ्टर 1 डे ये जो डेटाबेस होगा इसका डीएनएस का, वो एक दिन के बाद दोबारा से अपडेट करेगा सारी चीजों को। दूसरा होता है ये अथॉरिटी लाइन होती है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। इसमें बेसिकली आप लिखते हो कि आपका कंप्लीट रूट जो एड्रेस है वो क्या बैठता है। तो आप यहाँ देखोगे तो krishna.lab.com डॉट, ये कंप्लीट एड्रेस होता है, राइट। अब अगर मैं इसको रूट डीएनएस के साथ इंटीग्रेट कर देता, तो रूट डीएनएस के साथ इंटीग्रेट करने का फायदा क्या होता है कि फिर ये इंटरनेट पे कोई भी इस डोमेन को पढ़ सकता है। बट बिकॉज ये प्राइवेट है, तो मैंने सिर्फ लिखा है, बट मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा किसी के साथ। ठीक है, अब ये होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये होता है सीरियल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। आप कभी भी फाइल में अगर चेंज करते हो तो ये वैल्यू आपको बढ़ा देनी चाहिए, एक एक वैल्यू इसकी बढ़ा देनी चाहिए। अब जैसे ये क्या किया हमने, एक फॉर्मेट फॉलो किया है कि ईयर, देन मंथ एंड देन डेट एंड देन फॉलोड बाय सम वैल्यू। ये आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप ना इसकी जगह 1 भी लिख सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सीरियल नंबर होता है। जैसे ही आप कुछ चेंजेस करते हो, अब मान लो आपने नेक्स्ट टाइम दोबारा अपडेट किया कुछ भी, तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा इसको एक वैल्यू से बढ़ा देना चाहिए, काउंटर वैल्यू। तो आप इसको 2 कर दोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप अगेन चेंज करोगे तो 3 कर दोगे, 4 कर दोगे, 5 कर दोगे। तो ऐसे ही आप काउंटर वैल्यू बढ़ाते रहोगे। रिफ्रेश का है कि ये कितनी देर में रिफ्रेश करता है, रिट्राई का मतलब ये कि कितनी देर में रिट्राई करेगा, एक्सपायरी कितनी देर होगी। ये इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इस पर्टिकुलर जोन की।
इस पर्टिकुलर जोन की। ऐसे आप बहुत सारे जोन बना सकते हो, मतलब कि krishna.lab.com के अलावा आप कुछ और भी बना सकते हो, और उस जोन को आप अलग से राइट कर सकते हो। यहाँ होता है आपका डीएनएस का अपना इंफॉर्मेशन कि डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या होगा, ये डीएनएस सर्वर का एड्रेस होगा 100। तो ये बेसिकली जस्ट खुद की इंफॉर्मेशन राइट करता है वो, जब भी किसी को आंसर करता है। एक्चुअल जो मैपिंग होती है वो आप यहाँ करते हो। तो मैपिंग आप कैसे करते हो, आपका मान लो कि अब देखो कंप्लीट एड्रेस क्या है आपका, client.krishna.lab.com। तो जो डोमेन था, सब डोमेन, वो आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आप लिख चुके हो। तो इस डोमेन के साथ आप प्रीफिक्स काइंड ऑफ समझो कि आप प्रीफिक्स लगा रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे client.krishna.lab.com मास्टर हाइफन डेस्टिनेशन हाइफन सर्वर वन डॉट, तो डेट मीन्स कि हर एक के लिए ये बेसिकली प्रीफिक्स है, और ये आपका फिक्स पार्ट है, ये आपका फिक्स है। तो ऐसे ही लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे आप आओगे, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट लिखना है, सिर्फ डेस्टिनेशन सर्वर लिखना है। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन सर्वर 2 लिखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ए रिकॉर्ड होता है। ए रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी को आंसर देते हो तो आप उसको ए रिकॉर्ड से आंसर देते हो। ए मतलब वो टाइप ऑफ आंसर होता है ए, और ए में आप बेसिकली उसको IPv4 देते हो। अभी आजकल क्या है ना, IPv6 भी आ गया है। IPv6 आ गया का मतलब क्या है कि आप जिस, मान लो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर सर्वर की आईपी क्या है, तो हो सकता है उस सर्वर के IPv4 भी हो, और हो सकता है वो सर्वर IPv6 पे भी हो, या हो सकता है वो दोनों पर भी हो। तो आपको फिर अपने टेबल में IPv6 की भी एंट्री रखनी पड़ेगी, और आपसे अगर कोई एड्रेस पूछता है तो आपको दोनों एड्रेस बताना पड़ेगा कि ये इसका IPv4 है और ये इसका IPv6 है। अगर उसके पास दोनों है तो, अगर उसके पास एक है तो आप एक बता सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि ये आईपी वो रिटर्न करेगा। अगर कोई पूछता है कि डेस्टिनेशन हाइफन सर्वर वन डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम की आईपी क्या है, तो वो बोलेगा ये इसकी आईपी है। ऐसे अगर वो पूछता है सर्वर 2 की आईपी क्या है, तो ये बोलेगा कि ये इसकी आईपी है। जब आप कभी भी IPv6 डिफाइन करोगे तो हमेशा इस ए को रिप्लेस कर देना ट्रिप 4 टाइम्स ए से, 4 टाइम्स ए से आप रिप्लेस करोगे। तो ये वैल्यू आपको ऐड करनी है आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आप इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। अब इसको आप सेव कर लोगे। ऐसे ही आपको बनाना है reverse.com, रिवर्स के लिए। तो reverse.krishna.lab.com, तो यहाँ पे आप रिवर्स फाइल बनाओगे। इसके अंदर भी देखो स्ट्रक्चर सेम होता है, ऊपर का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ नीचे की बात चेंज होती है, जो मैपिंग वाला पार्ट होता है। अब मैपिंग में मैंने आपको बताया था, जब हम रिवर्स करते हैं तो हम आईपी को उल्टा लेके चलते हैं। कैसे? 192.168 1 डॉट। अब इस 1 डॉट के बाद ही मेरी जो भी आईपी होगी, तो यहाँ पे भी आप देखो 192.168 1 डॉट, वो आपका काइंड ऑफ ये कह सकते हो आप कि फिक्स हो गया है, और आपका यहाँ पे सफिक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो जब भी ये रिवर्स आंसर करता है ना, तो ये हमेशा पीटीआर के फॉर्मेट में करता है। तो ये बोलता है पीटीआर, रिवर्स का ये फॉर्मेट है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड ग्लोबल है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है डीएनएस का, कि कोई भी डीएनएस सर्वर जब रिवर्स रिप्लाई करता है तो पीटीआर में करता है। फॉरवर्ड में अगर वो सिर्फ ए आंसर कर रहा है तो वो ए से करता है, IPv6 कर रहा है तो 4 टाइम्स ए से करता है। तो यहाँ पे आप इसकी ये लिख देते हो कि इसका एक्चुअल क्या नाम जाएगा, तो ये इसका नाम जाएगा, ये इसका नाम जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आप कॉपी कर दोगे, ठीक है, आप अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी। अब आपने वैल्यू तो डाल दी, आपने सब कुछ कर दिया। अब आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट आप जैसे ही करोगे, आपका जो डीएनएस सर्वर है वो चालू हो जाएगा और वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन एक चीज होती है जो सबसे पहले वेरीफाई की जाती है, कि आपने जो भी इसके अंदर लिखा है, क्या वो सही लिखा है या गलत लिखा है। हो सकता है कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, या हो सकता है आपने कोई फॉर्मेट क्या कहते हैं गलत चूज कर लिया हो, कहीं कोई आपने ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए की जगह ट्रिपल ए लगा दिया हो। तो ये तो चेक करना जरूरी है, राइट। कंपाइलेशन, बेसिकली कंपाइलेशन। तो ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आपका डीएनएस स्टार्ट नहीं होगा, और डीएनएस स्टार्ट नहीं होगा मतलब ये कि डीएनएस चलेगा नहीं। तो इसके लिए बाइंड एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, एक हेल्पफुल टूल ऑफर करता है, जिसको हम बोलते हैं नेम डी हाइफन चेक, और इसके बाद आपका आता है कॉन्फ। अगर आप लिखते हो चेक कॉन्फ, तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, और कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी नेम डी डॉट कॉन्फ की। तो ये होता है आपका मेन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। मेन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जहां हम जोन डिफाइन करते हैं, जहां पे हम डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि सर्वर की आईपी क्या होगी, सर्वर किस किस को अलाउ करेगा, सर्वर का टाइप क्या होगा। तो ये सब चीजें आप डिफाइन करते हो। तो यहाँ से आप क्या करते हो, जब आप नेम डी हाइफन चेक जोन कॉन्फ करते हो, तो देखो ये एरर बता रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आपकी जो फाइल है उसके लाइन नंबर 13 में सेमीकोलन मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो फाइल बनाई है इसमें मैंने गलती करी है।
तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले इसे जाके देखना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो देखो आपको वी आई एडिटर में जाओ, सेट नंबर करो, ऐसे नंबरिंग आ गया, आपको बोल रहा है 13 नंबर पे आ जाओ। अब ये कहता है कि आपने ये जो लिखा है यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो देखो कितना हेल्पफुल है, ये आपको बता भी रहा है कि क्या करना है, आपने कहाँ गलती करी है और उसका आंसर क्या है। तो इसने बताया कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ, ये आपने मिस कर दिया और इसकी वजह से क्या होगा, आपका सर्वर रिस्टार्ट नहीं होगा, मतलब कि अप नहीं आएगा। अब आप क्या करोगे, नेम डी हाइफन चेक कॉन्फ, तो अभी कोई एरर नहीं आया। तो अगर आपको कोई एरर नहीं आता है, दैट मीन्स कि आपका कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। अब ऐसे ही मुझे जोन वेरीफाई करना है, वो जो दो फाइल बनाई है ना मैंने, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज जब तक वो सही नहीं होगा तो वो रेजोल्यूशन नहीं करेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेम इसके अंदर ही नेम डी हाइफन चेक जोन, एंड देन आपको जोन का नाम लिखना होता है। जोन का नाम क्या होता है, जो डोमेन का नाम है। आप याद करो, मैंने जब डोमेन बताया था तो आपको बताया था कि ये डोमेन होगा। हाँ, होस्ट अंदर बदलते रहेंगे, कभी क्लाइंट हो सकता है, कभी सर्वर 1 हो सकता है, सर्वर 2 हो सकता है, सर्वर 5 हो सकता है, बट ये डोमेन हमेशा फिक्स रहेगा, राइट। और इसके बाद आपको अपना फाइल नेम देना पड़ेगा। तो फाइल आपकी है where named के अंदर दो फाइल बनाई है मैंने, एक फॉरवर्ड और एक बनाया रिवर्स। तो अब आप जैसे ही करोगे ना, तो ये देखो जोन चेक करता है, जोन इन्फॉर्मेशन इसने चेक किया और इसने बोला कि ये सीरियल नंबर। अब आप याद करो, जब मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था तो मैंने आपसे कहा था कि सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सीरियल नंबर जब भी आप चेंजेस करते हो तो आपको हमेशा ये सीरियल नंबर बढ़ा देना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना कि बाकी जो स्लेव्स होते हैं उनको पता नहीं चलता है कभी भी कि आपका कोई कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हुआ है, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो सीरियल नंबर पे काम करते हैं। तो आप अगर ये सीरियल नंबर नहीं बढ़ाओगे तो आपके स्लेव्स को पता नहीं चलेगा कि आपने मास्टर में कोई चेंजेस किए हुए हैं, और वो बेचारे जो है वो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। तो इसलिए आपको ये करना होता है, और एंड में आपको मिलता है यहाँ पे ओके। ओके का मतलब ये है कि मेरी फाइल करेक्ट है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। और इसके बाद मैं सेम ऐसे ही चेक करता हूँ अपनी दूसरी जोन फाइल जिसका नाम है रिवर्स। देखो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दो क्वेरीज होती हैं जो क्लाइंट कर सकता है अपने डीएनएस के साथ, तो हमें दोनों ही बना के रखना चाहिए। इस पे आप देखोगे तो यहाँ भी ये बोल रहा है, क्या बोलता है कि ये जोन ओके है, तो इसका मतलब है कि मेरी ये फाइल सही है, करेक्ट है। अब मैं इसको रीस्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपको सिस्टम सीटीएल ये कमांड चलती है आपकी। और कृष्णा इसमें एक चीज़ और नहीं है क्या, कि परमिशन वगैरह ऑनरशिप वगैरह जो बनाया है रिवर्स और ये वाला फॉरवर्ड नहीं नहीं वाला, नहीं, परमिशन ओनरशिप का कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं उससे? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, सिस्टम सीटीएल कमांड से आप क्या करते हो, आप एक होता है स्टेटस, स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट, और आपको नाम लिखना होता है किस सर्विस के लिए। तो इसका जो नाम है ना बाइंड का, वो होता है नेम डी, नेम डेमन। बेसिकली हर सर्विस के एंड में डी लगता है, नेम डी। तो मतलब नेम तो इसका वो है, नाम है सॉफ्टवेयर का, और डी मतलब डेमन। तो आप देखोगे तो ये दिखा रहा है, अब ये बता रहा है कि ये स्टॉप में है, बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी फुल फॉर्म भी दिखा रहा है, बर्कले इंटरनेट नेम डोमेन डीएनएस। अब मुझे क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है, START स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो गया, एरर नहीं मारा इसने। तो अब मुझे स्टेटस देखना है। अब आप स्टेटस देखोगे तो ये बता रहा है कि ये एक्टिव है, यहाँ देखो अब एक्टिव है, रनिंग है। तो ये मेरा डीएनएस चल गया। डीएनएस चल गया तो मतलब कि मेरा डीएनएस सर्वर अब तैयार है सर्विस देने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मैंने मास्टर को ऑलरेडी बता रखा है कि ये मेरे क्लाइंट्स होंगे, मतलब मैंने कि बता रखा है कि पूरा सबनेट अलाउड है। सबनेट अलाउड है तो मैं अब क्लाइंट पे जाता हूँ। अब क्लाइंट को ना एक छोटा सा काम करना होता है। क्लाइंट को क्या करना होता है, सबसे पहले क्लाइंट को अपनी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे आप अपने विंडोज में भी करते हो, IPv4 जहाँ भी आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हो वहाँ पे आपको डीएनएस की आईपी लिखनी होती है। ऐसे ही क्लाइंट को भी अपने इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में आईपी लिखनी पड़ेगी। तो आपको जाना पड़ेगा etc sysconfig network hyphen scripts। ये फाइल होती है, फोल्डर होता है जहाँ पे आपके नेटवर्क की रिलेटेड फाइल्स होती हैं। ये मेरा इंटरफेस है, इस इंटरफेस को आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ना सबसे एंड में नीचे आपको लिखना पड़ता है DNS1 एंड DNS2। तो जैसे अभी मैं 2 DNS बना रहा हूँ, आप अगर 5 DNS बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे DNS की आईपी लिखनी पड़ती है, कितने DNS आप रखना चाहते हो, एक प्राइमरी सेकेंडरी, कि प्राइमरी फेल हो गया तो सेकेंडरी पे जाओ। तो अभी मैंने सेकेंडरी कॉन्फ़िगर किया नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी आप ये बस ये देखो कि ये मेरा दो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जरूरी होता है, इसके बाद ही आपका सर्वर जो है, इसके बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है नेटवर्क। तो सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क, तो ये आप करोगे नेटवर्क रीस्टार्ट। तो आपने अपने क्लाइंट के अंदर ये चेंजेस किए हैं। अब क्या होता है, क्लाइंट के अंदर आपने चेंजेस कर दिए, इसके बाद आपको एक और चेंज करना पड़ता है। वो क्या करना होता है, एक फाइल होती है vietcresolve.conf,
resolve.conf बेसिकली करता क्या है, resolve.conf एक फाइल होती है। जब भी आपका नेटवर्क रीस्टार्ट होता है, जब भी नेटवर्क रीस्टार्ट होता है तो वो क्या करता है, वो जो भी आपने इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया ना, वो उसको यहाँ पे छाप देता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो प्राइमरी इंटरफेस है वो है मेरा, क्या बोलते हैं, एक काम करते हैं, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। vi if cfg env 0f3, ये है मेरा प्राइमरी इंटरफेस जिसको कि मैंने इंटरनेट के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DNS 01 इज इक्वल टू 192.168.1.100, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ DNS 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.1.101। तो इस तरीके से मैंने दोनों DNS की IP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप करोगे सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। अब मेरे पास दो इंटरफेस है, इसलिए मैंने दोनों में किया है चेंजेस, ठीक है। अब आप जो फाइल पढ़ते हो more etc resolve.conf, अब होता क्या है ना, ये जो फाइल होती है डायनेमिक होती है, अपडेट होते रहती है। इसके अंदर आपको अपना etcresolve.conf के अंदर जाके करना क्या है, यहाँ पे आपको जो एग्जिस्टिंग एंट्रीज है ना, वो तो मैं हैश कर रहा हूँ। हैश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम सर्वर। नेम सर्वर बेसिकली होता है हमारा DNS। तो 192.168.1.100, ये हो गया मेरा फर्स्ट। फिर मैं लिखता हूँ सेकंड नेम सर्वर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक सेकंड स्पेलिंग चेक करना जरूरी है, अदरवाइज ये चलता नहीं है, ठीक है। 192.168.1.101। फिर मैं और भी नेम डिफाइन कर सकता हूँ, अगर मुझे और भी करना है तो नेम डी सर्वर 192, इसकी जगह मैं लिखता हूँ 8.8.8.8। ये किसका है, ये मेरा ग्लोब बाहर का DNS है, क्योंकि मुझे वो भी चाहिए ना, वरना अदरवाइज मेरा गूगल पिंग नहीं होगा। तो गूगल डॉट, जब आप ऐसे पिंग करते हो, बस अभी पिंग नहीं हो रहा है, चलो इसको हटा देते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास जो इस फाइल के अंदर जो क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन है, DNS की IP है। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट कहेगा पिंग, और क्लाइंट बोलेगा कि मुझे तो पिंग करना है डेस्टिनेशन सर्वर 1 को, और मुझे नहीं पता इसकी IP क्या है, तो वो कहेगा पिंग। अब आप देखो क्या हो रहा है, IP पिंग होने लगी, ये देखो 10। अब ये 10 IP कहाँ से आई, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, इस क्लाइंट को नहीं पता कि 10 IP है इस सर्वर की। क्लाइंट ने तो सिर्फ नाम भेजा है, क्लाइंट ने बोला डेस्टिनेशन सर्वर 1.krishna.lab.com, ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के पास नहीं है कि इसकी IP क्या है। और इसने क्या किया, ये देखो आंसर दे दिया। तो एक चीज और, क्लाइंट भी, क्लाइंट के एंड पे आप एक और टूल इंस्टॉल कर सकते हो, उसका नाम होता है बाइंड यूटिल, जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था ना जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे। तो आप बाइंड यूटिल्स इंस्टॉल कर दोगे ना अगर अपने क्लाइंट के अंदर, ओके, इंस्टॉल की स्पेलिंग है, तो ये क्या करेगा कि ये ना आपको NS लुकअप क्वेरी चलाने देगा। NS लुकअप एक तरीका होता है DNS सर्वर से बात करने का। एक तो ये होता है आप सीधा पिंग लिख दो, पिंग लिख दो, www लिख दो, जो लिखना लिख दो। लेकिन एक तरीका और होता है बाइंड से बात करने का, उसको हम बोलते हैं NS lookup। पर ये कमांड तब चलेगी जब आप ये पैकेज इंस्टॉल करोगे, तो आप लिखोगे NS lookup। अब आप NS lookup में कहोगे ये वाला है मेरा एड्रेस, तो मुझे इसका IP बताओ। तो अब आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे ये आपको बोलेगा कि ये देखो कि ये बाइंड सर्वर है, ये आपका DNS सर्वर है जिसने आपको रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया है, और ये एड्रेस है। तो यहाँ पे आप देखो ना, ये बता रहा है कि ये इसकी IP v4 है और ये इसका IPv6 है। तो इसका मतलब है कि IPv4 और IPv6 दोनों प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ क्या होता है ना, मैंने पिंग किया, तो पिंग जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट चलता है किस पे, पिंग चलता है बाय डिफॉल्ट IPv4 पे, पिंग 6 लिखना पड़ता है। पिंग 6 आप लिखोगे ना तो अभी नेटवर्क अनरीचेबल बोल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ये IPv6 असाइन ही नहीं किया अपने डेस्टिनेशन को। तो IP तो इसको मिल जाएगा, लेकिन ये इस IP को रीच नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन ही नहीं है, IPv6 चल ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये इसको रीच नहीं कर पाएगा। तो अभी हम IPv4 का टेस्ट कर रहे हैं, आंसर दे देगा, या IPv6 का भी आंसर देगा। तो अभी हम नॉर्मली जब आप पिंग करते हो, तो नॉर्मल पिंग में क्या होता है, नॉर्मल पिंग में आपको IP मिल रहा है। अब आप यहाँ लिखोगे सर्वर 2, तो ये देखो सर्वर 2 का IP बता दिया 11 है। अब एक एंट्री और भी की थी मैंने इसके साथ, वो कौन सा किया था, वो मैंने किया था क्लाइंट। तो यहाँ मैंने लिखा था, आप याद करो, टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर मैंने एक और एंट्री डाला था, उस एंट्री का नाम था, एक सेकंड, शायद मैंने नहीं डाला है, नहीं डाला है, ये रहा क्लाइंट। तो मैंने क्लाइंट की भी एंट्री की हुई है, ये देखो, ये क्लाइंट की भी IP बता रहा है। अब मैं अगर कोई ऐसी क्वेरी देता हूँ जो इसको नहीं पता है, जैसे कि 1,
ये बोलेगा आई डोंट नो। वाई? बिकॉज ये तो कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। ये लो, आई डोंट नो 3। तो आप उसको कोई ऐसा सवाल पूछोगे, अब ये पूछ लो, उसको नहीं पता, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। तो आप जो कॉन्फ़िगर करते हो वो केवल उतना ही आंसर देता है। ये आपका क्या कहते हैं, बाहर से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये बाहर से कनेक्टेड होता तो ये पता है क्या करता है, ये एक्सटर्नल बाहर जाता, पहले रूट के पास जाता, पेरेंट के पास, पेरेंट के बाद फिर टॉप लेवल डोमेन में जाता। टॉप लेवल डोमेन में उसको आंसर ही नहीं मिलता। टॉप लेवल पे क्यों जाता, ये डॉट कॉम पे जाता, क्योंकि मैंने इसके एड्रेस में डॉट कॉम लिखा है। बट जब डॉट कॉम के पास जाता तो डॉट कॉम को ये मिलता ही नहीं लैब। डॉट कॉम कहता कि लैब नाम से तो कोई है ही नहीं डोमेन मेरे पास। तो वो फिर परेशान हो जाता, वो फिर क्वेरी पे क्वेरी करता। तो ये एक तरीके से काइंड ऑफ अब कह सकते हो कि सर्वर जो है वो वल्नरेबल होते हैं हैकिंग के लिए। अच्छा, अब रिवर्स वाला भी करके दिखा देता हूँ। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में पिंग नहीं चलता। रिवर्स के लिए आप एक कमांड यूज करते हो जिसको हम बोलते हैं dig-x। dig-x में क्या करते हैं कि मैं अब जानना चाहता हूँ कि ये किसकी आईपी है, ये आईपी कौन होल्ड करता है। तो मैंने बोला ये आईपी किसकी है, तो आप जब ये देखोगे तो ये क्या करता है, बेसिकली डीबग क्वेरी होती है। डीबग क्वेरी क्या करता है, आपने ये सवाल पूछा है, ये पूरा दिखा रहा है स्ट्रक्चर कि आपने क्या पूछा है। जैसे ट्रेस होता है ना, ट्रेस में हम देखते हैं क्या जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेस होता है ये डीबग ट्रेस। तो ये बता रहा है कि मैंने सवाल पूछा है कि ये आईपी किसके पास है। ये मैंने सवाल पूछा है 2.1.168.192। अब आप देखो, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं ही उल्टे उल्टे रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपने एंड पे रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन करी है। आपको याद करो, आपको ऐसा लग सकता होगा कि यार इसने ये उल्टा क्यों लिखा है, 192 तो हम पहले लिखते हैं, तो इसने एंड में क्यों लिखा है, क्योंकि जो क्लाइंट जब क्वेरी करता है रिवर्स के लिए तो ये उल्टे ऑर्डर में करता है। तो मुझे भी अपने एंड पे उल्टे ऑर्डर में ही आंसर रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या है कि इस सवाल का, इसका जो ओनर है वो है client डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम डॉट, ये है इसका ओनर। ये सब इसके ट्रेस के पार्ट्स हैं, मतलब डीबग एक एडिशनल हेडर फुटर जो होता है ना, जो आपके ट्रेस के अंदर होते हैं। तो आपका जो मेन जो पार्ट है वो है आपका क्वेश्चन एंड आंसर। अब मैं पूछता हूँ कि ये किसके पास है, 10 किसके पास है। तो अब देखो 10 पे ये क्या आंसर दे रहा है। 10 का सवाल पूछा तो इसने बोला कि 10 जो है वो डेस्टिनेशन 1 सर्वर के पास है, डेस्टिनेशन-1 सर्वर सर्वर 1 डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम इसके पास है। ऐसे ही मैं पूछता हूँ कि 11 किसके पास है, तो ये बोलेगा इसके पास है। तो डेट मीन्स कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब कि आप देखो, आपको फॉरवर्ड भी काम कर रहा है, रिवर्स भी काम कर रहा है। आप उसको नाम पूछोगे आईपी बता देगा, आप उसको आईपी दोगे नाम बता देगा, दोनों काम करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको इसके अलावा। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये दिखाता हूँ कि आपने अभी क्या किया। कल मैंने आपसे जैसे बात करते हुए बताया भी था कि जब हम अगर फॉरवर्ड की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, ये फॉरवर्ड वाली फाइल में मैं करूंगा चेंज। अब आपको जोन नहीं बदलना, अब डेली बेसिस पे आप जोन नहीं बदलते हो, आपको सिर्फ ये टेबल की मैपिंग बदलनी होती है, बस इतना सा पार्ट, और कुछ नहीं करना होता है। आपको कल को आईपी अगर मान लो कहता है कि मेरा आईपी और ऐड कर दो, तो आप और आईपी ऐड कर दो इसके अंदर। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि यार मैं सर्वर 1 सर्वर 2 नहीं बताना चाहता दुनिया को, मैं बस दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि डेस्टिनेशन हाइफन सर्वर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा दिया। अब इसका मतलब क्या है कि नाम एक है लेकिन आईपी दो हो गई। अब दो आईपी हो गई। अब क्या करना है, अब देखो याद करो आप, इस मैं डायरेक्ट चेंजेस नहीं करूंगा, पहले मुझे सीरियल नंबर बदलना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉन्फ़िगरेशन इफेक्टिव नहीं होगी। और मैं सिर्फ फॉरवर्ड में रूल चेंज कर रहा हूँ, रिवर्स में अभी मैंने चेंज नहीं किया है। रिवर्स में भी चेंज कर देते हैं, चलो रिवर्स में भी कर देते हैं, रिवर्स में भी कर देते हैं। अब रिवर्स में हम कहते हैं कि भाई 10 और 11 जो है वो दोनों एक ही के पास है, मतलब जो बाहर का नेम है मैं अलग अलग नहीं करता, एक ही कर देता हूँ। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यार मेरे कोई बाहर से जो आ रहा है वो कंफ्यूज होए कि यार ये सर्वर 1 क्या है, सर्वर 2 क्या है। तो इसकी जगह मैंने बोल दिया डेस्टिनेशन हाइफन सर्वर डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम। अब मैंने इसका सीरियल नंबर बदल दिया। आप चाहे तो चेक कर सकते हो जोन, ठीक है, जोन चेक कर लो, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों चेक कर लो, क्योंकि आइडियल प्रैक्टिस यही होती है, बेस्ट प्रैक्टिस, कि आपको हमेशा वैलिडेट करना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने मेन फाइल में तो चेंज किया नहीं है, मैंने सिर्फ टेबल में चेंज किया है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस नेम डी। इसके बाद आप क्या करोगे, सिस्टम सीटीएल स्टेटस रीस्टार्ट, रीस्टार्ट नेम डी। अब आपका हो गया चेंज। अब आप यहाँ पे क्लाइंट से क्वेरी करो। अब आप पूछो कि पिंग डेस्टिनेशन, ठीक है। अब देखो 2 तो है नहीं, 2 का तो आंसर मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ पे लिखो आप, अब आप देखो ये कौन सी आईपी यूज कर रहा है, 10, राइट। अभी इसने 10 लिया है। अब आप ना थोड़ी देर में फिर पिंग करो, अब ये 10 ले रहा है।
अभी आप अगले 1-2 सेकंड वेट करके हम दोबारा से क्वेरी करते हैं इसके साथ। अच्छा अभी भी 10 ले रहा है। अब देखो 11 ले लिया, 11 ले लिया, 10 ले लिया, 10 ले लिया, 11 ले लिया। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, हर बार आईपी चेंज हो रही है, कभी 10 आती है कभी 11 आता है। ये देखो, इसका मतलब ये है कि मेरा नाम सेम है और मेरे पास आईपीज बदल रही हैं। इसका फायदा क्या होता है कि आपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को सिर्फ एक नाम दे दिया जेनरिक, जैसे बोल दिया google.com। अब google.com तो सिर्फ एक नाम है, अब आप उसके पीछे 50 आईपी रख सकते हो। और आप लोड बैलेंसर की तरह भी ये काम करता है। लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली। तो इसके पास जब भी रिक्वेस्ट आती है कि इसकी आईपी बताओ, तो अब इसके पास अगर 5 आईपी है तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 आईपी हर बार चेंज करता रहेगा। कहेगा ये लो, एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4, एक बार 5। इससे होता क्या है कि आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके जो पीछे जो बैकएंड सर्वर्स हैं, उनके ऊपर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता है। तो ये एक तरीका होता है, आपका डीएनएस लोड बैलेंसिंग भी करता है साथ में। ठीक है, बाहर वाले वर्ल्ड के लिए फायदा क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए फायदा ये है कि अब उनको सिर्फ एक नाम पे चलना पड़ता है। वो सिर्फ इतना कहते हैं, डेस्टिनेशन हाइफन सर्वर डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम, दैट्स इट। अब आप पीछे 5 आईपी रख सकते हो, 10 आईपी रख सकते हो। आपकी अगर मेंटेनेंस चल रही है तो आप पीछे से 2 आईपी हटा भी सकते हो। कल को आप और नए आईपी भी ऐड कर सकते हो। तो एक जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, जैसे हम इंसान हैं, अगर हम मान लो इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है, हम क्लाइंट हैं, हम यूज कर रहे हैं मोबाइल पे, अपने लैपटॉप्स पे, तो हमको हर एक का आईपी याद करने की जरूरत नहीं है। और हमें ये भी नहीं याद करने की जरूरत है कि हर बार क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन सी आईपी ऐड हो रही है, कौन सी आईपी डिलीट हो रही है। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डीएनएस। तो ये मैंने आपको करके दिखाया। अगर आप डिग करते हो, जैसे हमने पहले किया था लास्ट टाइम, डिग क्वेरी चलाते हैं, ठीक है, तो डिग आप करते हो 11, तो 11 जब आप डिग करते हो तो ये बोलेगा कि ये आईपी है डेस्टिनेशन हाइफन सर्वर डॉट कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम की। अगर आप बोलते हो अच्छा तो 10 किसकी आईपी है, तो वो 10 बोलेगा 10 भी इसकी आईपी है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल आईपीज फॉर सिंगल नेम। एक नाम के लिए आप मल्टीपल आईपी रख सकते हो। हाँ, एक नाम के लिए आप एक आईपी भी रख सकते हो, वो तो कॉमन है ही, बट ये एक एडिशनल फीचर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये डीएनएस का एडवांटेज है। अब मैं आपको बात करता हूँ स्लेव की। स्लेव को हमने इंस्टॉल कर दिया था, स्लेव में भी हमें कॉन्फ़िगरेशन सेम वैसे ही करना है जैसे कि हमने मास्टर में किया था, बट एक थोड़ा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं उसमें नेम डी डॉट कॉन्फ में चेंज करता हूँ। ओके सॉरी, गलत ले लिया मैंने, नेम डी डॉट कॉन्फ। अब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे आईपी लिखोगे इसकी, कि क्या आईपी होगी इसकी। इसकी आईपी होगी 192.168.1.101, ये इसकी आईपी होगी। आप इसको IPv6 पे चलाना चाहते हो डीएनएस को, नो मेरे पास IPv6 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सब, अब ये कह रहा है क्वेरी, आप क्वेरी किसके साथ अलाउ करना चाहते हो, तो मेरी क्वेरी अलाउ होगी 192.168.1.0। यहाँ सेमीकोलन लगाओगे ना? हाँ बिल्कुल, वरना एरर ऊपर नहीं आएगा। लगा? अच्छा ऊपर कह रहे हो, हाँ, देखो यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वैलिडेशन एरर आएगी। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जोन डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जोन डिफाइन करेंगे तो रिवर्स के लिए क्या होता है, सॉरी स्लेव के लिए, स्लेव के एंड पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ना ये जो जोन फाइल थी सेम वैसी ही होती है, बस एक डिफरेंस होता है इसके अंदर। आपने अगर मास्टर का देखा था तो यहाँ पे पहले तो ये टाइप लिखना पड़ता है कि ये नोड कौन सी है, तो ये स्लेव नोड है, मास्टर नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर ये स्लेव है तो इसको किसी मास्टर के साथ तो बात करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मास्टर को, आप लिखना पड़ेगा कि क्या आईपी है मास्टर की। तो ये आपको यहाँ पे ये चेंज है, ये बस थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो आप देखोगे जोन कृष्णा डॉट लैब डॉट कॉम स्लेव हो गया, फाइल हो गया फॉरवर्ड, ठीक है, ये अब मास्टर की आईपी आ गई। ये हो गया आपके मास्टर की आईपी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले वैलिडेट कर लो नेम डी हाइफन चेक कॉन्फ, और आप नाम दे दो फाइल का etc named डॉट कॉन्फ। और उसके बाद आप देखोगे कोई एरर नहीं आ रहा, आप सिंपली सिस्टम रीस्टार्ट कर दो, सिस्टम ctl रीस्टार्ट, और नेम डी। अब आप बोलोगे कि मैंने तो जोन फाइल तो बनाई नहीं है। एक्चुअली हम जोन फाइल कभी नहीं बनाते हैं। जोन फाइल नहीं बनाते क्यों, क्योंकि जोन फाइल जो होती है वो ऑटोमेटिकली मास्टर से रेप्लिकेट होती हैं। अब यहाँ अगर नहीं होगी ना तो हम इसको देखेंगे कि क्यों नहीं हो रही है, ये भी हमें चेक करना है। तो हम जाएंगे where named, देखो मैंने नहीं बनाया, राइट। अब देखो अपडेट टाइम, देखो टाइम क्या है, 12 बजे। जैसे ही मैंने रीस्टार्ट किया
ऑटोमेटिकली इसने मास्टर नोड पे जाके मास्टर से सारे जोन फाइलें उठा ली। अब इसको मैं पढ़ के भी देखता हूँ, देखो कैसे फॉर्मेट में आ रहा है। ये जंक फॉर्मेट में आता है, ये देखो जंक है, आप पढ़ नहीं सकते इसके अंदर क्या है। तो ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर रहा है अपने मास्टर के साथ, और मास्टर से जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, अब मान लो अगर आप मास्टर में कोई भी चेंजेस करोगे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा सीरियल नंबर बढ़ा देना, जब भी कोई चेंजेस करना सीरियल नंबर जरूर बढ़ाना। अगर नहीं बढ़ाओगे तो कभी भी स्लेव को पता नहीं चलेगा कि मास्टर में क्या चेंजेस हुए हैं। वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा इस पे जाता है। अब आप यहाँ देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको ना मैसेज दिखेगा, यहाँ लिख रहा है कि ट्रांसफर स्टेटस सक्सेस। तो अब ये क्या करता है, ये अपने मास्टर के साथ कनेक्ट करके और वहां से फाइल उठा लेता है। तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो जोन है, ये देखो जोन है, राइट। जोन नेम था जो हमने बनाया था, ये कहता है कि ट्रांसफर्ड सीरियल नंबर 02। तो जो मैंने 02 सीरियल नंबर है उसको इसने ट्रांसफर कर लिया सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देखोगे तो जोन krishna.lab.com ट्रांसफर्ड सीरियल नंबर दिस। तो ये हमेशा सीरियल नंबर पे काम करता है। तो अगर आप मान लो मास्टर में कुछ चेंजेस करते हो और आप सीरियल नंबर नहीं बढ़ाते, तो ये हमेशा पुरानी फाइल को ही उठाएगा। तो आपके कभी भी मास्टर में जो नए चेंजेस होंगे वो स्लेव को पता नहीं चलेंगे। ये इनका अपना रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है। अब क्या होता है कि मान लो क्लाइंट के एंड पे आपने दोनों डिफाइन किया है। अब आप देखोगे तो etcresolve.conf के अंदर आपने दोनों डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो अगर मास्टर डाउन हो गया किसी दिन मान लो मास्टर बंद हो गया, तो मैं मास्टर को बंद कर देता हूँ, ठीक है। मास्टर हो गया मेरा बंद। अब इसका स्टेटस चेक करते हैं। तो STATUS स्टेटस, तो आप देखो मास्टर है बंद, टॉप स्टेट में है, ठीक है। ये इनएक्टिव डेड है। अब क्लाइंट को आंसर कौन करेगा, क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लाइंट पूछ रहा है क्वेश्चन, पर फिर भी आंसर मिल रहा है इसे। तो इसको आंसर कौन दे रहा है, इसको आंसर दे रहा है, देखो ns lookup करके देखते हैं। ns lookup एक अच्छा कमांड होता है जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आंसर मिलता है। देखो अब इसको जो आंसर दे रहा है वो 101 दे रहा है। ये देखो मास्टर को जवाब कौन दे रहा है, 101 आईपी दे रहा है। सॉरी मास्टर कह रहा है, क्लाइंट को आंसर कौन दे रहा है, 101 से आ रहा है। 101 इसकी आईपी है, देखो आईपी एड्रेस शो, ये देखो 101। तो मतलब ये कि इस समय मेरा स्लेव एक्टिव हो गया, किसी ने कुछ किया नहीं, मास्टर के बंद होते स्लेव ऑटोमेटिकली अप हो गया। अब देखो आप क्वेरी कर रहे हो तो आपको आंसर कौन दे रहा है, 101 दे रहा है। अब अगर मान लो मैं मास्टर को ऑफ कर देता हूँ, अब कहता है मेरा हो गया काम, मैं कुछ मेंटेनेंस कर रहा था, मेरा मास्टर डाउन था, मैं मास्टर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप मास्टर को स्टार्ट करते हो, स्टेटस चेक किया, मास्टर चालू हो गया। अब सेम क्वेरी फिर से मारो, ये देखो 100 हो गया, ये देखो आपके सामने। अब भी एक सेकंड पहले जब तक मास्टर डाउन था तो 101 आंसर दे रहा था, लेकिन जैसे ही मास्टर अप आया है स्लेव चुप हो गया। तो स्लेव जो है ना, ऐसा नहीं होता, स्लेव हमेशा पीछे रहता है। वो देखता है कि उसका मास्टर कब डाउन है, जैसे उसका मास्टर डाउन होता है वो तुरंत उसको एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही उसका मास्टर वापस अप आता है वो तुरंत पीछे चला जाता है, फिर मास्टर को काम करने देता है। इसीलिए जो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन होती हैं उसके अंदर आपका मास्टर एंड स्लेव का पेयर होता है। अब आप बहुत सारे स्लेव्स रख सकते हो। मान लो आपको लगता है कि आपका एक मास्टर और एक स्लेव का पेयर है और आपको रिडंडेंसी चाहिए, तो आप मल्टीपल स्लेव्स रख सकते हो। इनफैक्ट आप मल्टीपल मास्टर्स भी बना सकते हो कि एक स्लेव को मल्टीपल मास्टर से रेप्लिकेट कराओ। तो ये सब डिजाइन है, डिजाइनिंग जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। बट बेसिक जब हम प्रोडक्ट को पढ़ते हैं तो बेसिक प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है।